चलिए शुरू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का फास्ट ट्रैक रिव्यू है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको ये जानना है कि यूनिट किसको कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट वो स्टैंडर्ड या बेस रेफरेंस क्वांटिटी होती है जिसके टर्म्स में आप किसी क्वांटिटी के दूसरे मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो यूनिट की डेफिनेशन जो होगी वो हो गई मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्री चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस कॉल्ड यूनिट, ठीक है। यूनिट दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल या बेस यूनिट जो कि 7 है नंबर में, और डेराइव्ड यूनिट्स जो फंडामेंटल से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डेराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन क्या हो गई, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन होते हैं उनको डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, उनके यूनिट्स को डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलते हैं, जो जिनकी ओन एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। तो फंडामेंटल बेस यूनिट को हम बोलेंगे कि भाई दे कैन नॉट बी डेराइव्ड, फर्दर सिंप्लीफिकेशन इनका नहीं हो सकता है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, कांट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ये वो यूनिट्स होते हैं जिनको फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक। 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में होता है, मास ग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होता है। एफपीएस में लेंथ फुट में होता है, मास पाउंड में होता है, टाइम सेकंड में होता है। मीटर, केजी, सेकंड, ये एसआई यूनिट भी कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो पहला जो लिखा हुआ यूनिट वो लेंथ का है, दूसरा जो लिखा हुआ मास का है, और तीसरा जो लिखा हुआ टाइम का है। जो सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनली अभी एक्सेप्टेड है उसको हम सिस्टम इंटरनेशनली, वर्ड फ्रेंच का वर्ड है, उसको हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। यहाँ 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनका नाम और उनके यूनिट का वैल्यू लिखा हुआ है, उनके यूनिट का सिंबल भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी का नाम, बेस क्वांटिटी माने फंडामेंटल क्वांटिटी, क्वांटिटी का नाम, यूनिट का नाम और यूनिट का सिंबल। समझ में आ गई बात। ये डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको जो है मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा, लेकिन ये 7 जो क्वांटिटीज़ हैं इसको मैं काट दे रहा हूँ। एथिकली ये टीचर को देना नहीं चाहिए क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशंस हैं सारे के सारे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो है अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरा का पूरा टेबल आपको पता होना चाहिए सिंबल के साथ। फंडामेंटल और डेराइव्ड के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। नाम क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। नाम क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है। होते क्या हैं, विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज बट देयर यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। दीज क्वांटिटीज आर ओनली 2 इन नंबर। एंगल इन अ प्लेन, एंगल इन अ प्लेन इज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स डिनोटेड बाई थीटा एंड द ऐसा यूनिट इज रेडियन। हाउएवर देयर आर अदर यूनिट्स ऑल्सो लाइक डिग्री, मिनट, सेकेंड, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल या एंगल इन स्पेस। एंगल इन 3 डायमेंशनल स्पेस और सॉलिड एंगल डिनोटेड बाई ओम, ठीक है, एंड द यूनिट इज स्टेरेडियन। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेडियन इज RAD एंड दैट ऑफ स्टेरेडियन इज SR, ठीक है। अगर आपको 2 लाइन के बीच में एंगल इन रेडियन नापना है तो उन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी O से आपको सेंटर लेके एक सर्किल ड्रॉ करना होगा जो यहाँ पीली लाइन से दिखाई गई है। ऑब्वियसली दोनों लाइंस को काटेगी तो कुछ ना कुछ आर्क लेंथ कटेगा। उस आर्क लेंथ को हमने लिखा है कितना, DS लिखा है, कहीं कहीं DL लिखते हैं, कहीं कहीं DS लिखते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। तो एंगल इन रेडियन जो d थीटा होगा उसको आप लिख सकती हैं आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस, ठीक है। d थीटा की जगह अगर आप चाहें तो थीटा भी लिख सकती हैं बड़े एंगल के लिए, वहाँ पे आप लिखेंगे S/R, ठीक। S क्या है बताइए, आर्क लेंथ, और थीटा R क्या है बताइए, रेडियस। बोलिए याद रहेगा, ये है रेडियन की डेफिनेशन, ठीक है। इसी सेम चीज़ को हम पैरेलक्स मेथड में भी यूज़ करते हैं, वो पैरेलक्स मेथड में बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा है एंगल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये हमेशा एक सर्कुलर कोन या किसी भी तरह के कोनिकल स्ट्रक्चर के एपेक्स पे बनेगा। ये जो है यहाँ जो O दिख रहा है ये एपेक्स है, कोन का एपेक्स समझती है ना। तो इस कोन को के एपेक्स को सेंटर, इस कोन के एपेक्स को सेंटर लेके आप एक स्फीयर खींचिए। जैसे यहाँ सर्किल बनाया था ना, वैसे ये जो पार्ट जो आपका DA एरिया यहाँ कटा हुआ दिख रहा है, ये एक स्फीयर का एरिया फंस गया है इस कोन के अंदर। बोलिए समझ में आ रहा है, ठीक। तो सॉलिड एंगल एट द एपेक्स ऑफ कोन अगर आपको निकालना है तो कोन के एपेक्स को सेंटर मान के एक स्फीयर बना दीजिए। जितना एरिया इंटरसेप्ट होगा, दिस इज एरिया इंटरसेप्टेड, समझ गई, पर यूनिट स्क्वायर ऑफ रेडियस, पर यूनिट, हाँ,
स्क्वायर करना है रेडियस का, रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करना है एरिया को। जैसे यहाँ पे आप रेडियस से डिवाइड करती थी, वहाँ रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो जो आपको एंगल मिलेगा उस एंगल को आप कहेंगे कि ये है सॉलिड एंगल, है ना। सो सॉलिड एंगल की वैल्यू जो होगी वो या तो यहाँ डायग्राम के हिसाब से DA/r² लिखिए, या अगर आप S लिखती हैं तो आप इसको, या A लिखती हैं तो A/r² भी लिख सकती हैं अगर बड़ा एंगल बनता तो, ठीक है। ये सॉलिड एंगल का मतलब होता है, स्टेरेडियन का मतलब। क्लियर? कन्वर्जन समझ में आ गया? क्या कन्वर्जन है बताइए? अगर रेडियन से डिग्री बनाना है तो 180/π, रेडियन से डिग्री बनाना है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, 360 डिग्री 2π रेडियन के बराबर होता है। समझ रहे हैं? 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। कुछ एंगल्स हमारे टिप्स पे रहने चाहिए। 60 डिग्री π/3 रेडियन के बराबर होता है। 30 डिग्री π/6 रेडियन के बराबर होता है। 45 डिग्री π/4 रेडियन के बराबर होता है। ज़्यादातर रेडियन में जब एंगल एक्सप्रेस करते हैं तो पाई में ही छोड़ देते हैं। डेसिमल भी वैल्यू आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, ठीक। 2 और यूनिट्स होते हैं एंगल के, उनको भी जानना है। 1 आर्क मिनट, ठीक है, इक्वल टू 1/60 डिग्री, इसको मिनट भी कहते हैं, शॉर्ट में डिनोट करते हैं ऐसे। सो 1 मिनट अगर है 1/60 डिग्री, ठीक है, 1/60 ऑफ डिग्री, तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री को आप जहाँ चाहें वहाँ 60 मिनट लिख सकती हैं, 60 मिनट। उसी तरह एक और यूनिट होता है, इसको कहते हैं आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड 1/60 मिनट के बराबर होता है। समझ में आ रही है बात? यानी कि 1 सेकेंड को अगर आप 1/60 मिनट लिखते हैं, इसका मतलब 1 मिनट को आप लिख सकते हैं 60 सेकेंड, और 1 डिग्री जिसको आप 60 मिनट लिखती हैं उसको आप 3600 सेकेंड्स लिख सकते हैं। ये कन्वर्जन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे टेबल दिखेंगे एनसीईआरटी में, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशंस काम की हैं, कुछ नज़रअंदाज करनी है, या सबको नहीं रटना है, ठीक है। अब मिनट का आवर में, सेकंड में, आर का मिनट में, है ना, दिन का आवर में, ईयर का डेज में या सेकंड्स में कन्वर्जन, डिग्री का रेडियन में, लीटर का मीटर क्यूब में, इसी को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, ये सब पता होना चाहिए। टन का केजी में, ठीक है, कैरेट, सोना चांदी, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। ये उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना समझना है कि कैरेट यूनिट किसका है, ये पूछता है कि इनमें से मास का यूनिट कौन है, इसमें से लेंथ का यूनिट कौन है, ठीक है। बार प्रेशर का यूनिट होता है, 1 बार 10⁵ पास्कल होता है। क्यूरी जो होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, एक तरह की आप समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी समझ के चलिए। अभी फिलहाल इसकी जरूरत 11th क्लास में नहीं पड़ेगी आपको। रॉन्टन की भी जरूरत अभी फिलहाल 11th क्लास में नहीं पड़ेगी। क्विंटल का जरूरत पड़ेगा, 100 kg को क्विंटल बोलते हैं। बान जो होता है वो एरिया का यूनिट होता है, इतना खाली जानना है कि एरिया का यूनिट होता है, वैल्यू की जरूरत नहीं, एरिया का होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। जैसे कैरेट मास का होता है, बोलिए समझ में आ रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये भी मीटर स्क्वायर का है, तो ये भी एरिया का यूनिट है, इतना जानना है, वैल्यू नहीं जाननी है, ठीक है। हेक्टर, ये भी एरिया का है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। अब ये दोनों, चलिए आपको ये नहीं जानना है, लेकिन ये जानना है कि हाँ भाई पर सेकंड, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम इनवर्स होती है, वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो टेबल को इस तरह से करना है। इसमें आधी चीज़ें तो आपको पहले से आती है ना। 1 साल में कितने दिन होते हैं नहीं पता है, 1 दिन में कितने घंटे होते नहीं पता, उसको सेकंड में नहीं बदल लोगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होगा ना जी, है कि नहीं, 60 मिनट इंटू 60। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज एंगल थ्रू पैरेलक्स मेथड। समरी इसका बता देता हूँ, और फिर इसको क्वेश्चंस कैसे इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो आपको दिखा दूंगा मैं। मेथड का नाम है पैरेलक्स मेथड। कौन सा मेथड? क्या करते हैं इस मेथड से बताइए? 2 लाइन के बीच में। इस मेथड को यूज करते हैं टू मेजर लार्ज एंगल्स, नहीं, लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस पैरेलक्स मेथड का हम यूज करते हैं। मान लीजिए कि एक प्लैनेट है जो पृथ्वी से बहुत दूर है, ठीक है। ये वो प्लैनेट है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये पृथ्वी से बहुत दूर है और आप पृथ्वी पे किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट O पे खड़ी हैं, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। आपको उस प्लैनेट की डायमीटर A भी निकालनी है। आपको उस प्लैनेट की डायमीटर ये भी निकाल लेगा। और प्लैनेट से जो आपकी दूरी है कैपिटल D, वो दी जा रही है। सो कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन
प्लैनेट एंड अर्थ, करेक्ट? ये दिया जा रहा है और आपको जो निकालना है वो निकालना है ए बी। ए बी क्या है बताइए? डिस्टेंस। नहीं, डायमीटर ऑफ प्लैनेट। बोलिए, समझ में आ गया? हाँ जी। ये प्लैनेट जाहिर सी बात है बहुत दूर है, तो आपकी आंखों पे बहुत छोटा एंगल सबटेंड करेगा। तो जो थीटा एंगल ये सबटेंड कर रहा है उसको हम इसकी एंगुलर डायमीटर कहते हैं। याद रखिए, डायमीटर नहीं है, क्या है? एंगुलर डायमीटर। सही है। अभी अभी आपने जब रेडियन का डेफिनेशन पढ़ा था तो आपने कहा था कि सर ये जो आर्क लेंथ होगी, जिसको हम ए बी आर्क लेंथ लिख सकते हैं, अभी हम डायमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ए बी आर्क लेंथ की बात करें, जो येलो कलर से दिख रहा है यहाँ पे। ये जो आपको पीली रंग की रेखा दिख रही है ये आर्क लेंथ है। और रेडियन की डेफिनेशन से आप इसको कितना लिख सकती हैं बताइए? आप इसको रेडियस इंटू थीटा लिख सकती हैं। जो सर्किल आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को सेंटर लेके खींचा है, जो उसके डायमीटर के एंड से पास कर रहा है उस सर्किल का रेडियस कितना है बताइए? ठीक है, ट्रायंगल इस सर्किल का रेडियस कितना है? ये जो पीली वाली सर्किल खींची गई, इसकी रेडियस कितनी है बताइए? डी है ना? सही है, रेडियस हो गया डी, और एंगल जो सबटेंड हो रहा है आर्क के द्वारा वो है थीटा। थीटा रेडियन में होना चाहिए, बता दूं, रेडियन में होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, याद रखिए किस फॉर्मूले से हमने निकाला? हमने निकाला एस इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूले से, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। रेडियन के एंगल का डेफिनेशन पढ़ा था आपने, आर्क लेंथ बाई रेडियस ऑफ सर्किल, याद है? हाँ जी। तो इससे आप आर्क लेंथ कितना लिख सकती हैं? आर इंटू थीटा लिख सकती हैं। आर्क लेंथ ए भी निकल गया कि नहीं निकल गया, अगर आपको डिस्टेंस डी पता है कैपिटल। और इतने छोटे एंगल के लिए आप खुद देखिए इस डायग्राम को, क्या आपको आर्क लेंथ और कॉर्ड में कोई अंतर दिख रहा है? ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है ना। तो यही जो होगा वो ए बी डायमीटर की वैल्यू भी होगी। ठीक, अगर आप इसको स्मॉल डी से दिखलाती हैं तो स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू थीटा आप लिख सकते हैं। इसी मेथड को हम पैरेलक्स मेथड कहते हैं। दूर स्थित ऑब्जेक्ट छोटे छोटे एंगल सबटेंड करते हैं, जिसको रेडियन एंगल की डेफिनेशन लेके हम निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो पैरेलक्स मेथड को मोटे तौर पे कह सकते हैं, अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें, कि इट यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एंगल इन रेडियन इन केसेस वेयर एंगल सबटेंडेड आर वेरी वेरी स्मॉल। ये पूरा मामला समझ में आ गया कि उस डायमीटर का हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम डायग्राम यहाँ भी बना हुआ है, देखिए, है ना। और अगर कोई पूछ दे कि पैरेलक्स होता क्या है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट कहता है एनसीईआरटी कि आप ये जनरल सा एक्सपेरिमेंट समझा दीजिए कि आप पेंसिल को अपने ठीक नाक के ऊपर कुछ दूरी पे रखें और वॉल के सामने, और उसको देखें। जब आप एक आंख बंद करेंगे, राइट आई को बंद करेंगे, तो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस्ड दिखेगा, और जब आप उसको लेफ्ट आई बंद करेंगे तो राइट साइड के स्पेस में दिखेगा, राइट साइड शिफ्ट होते हुए। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंखों के बीच में एक डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। ठीक है, आंखों के बीच में दूरी के कारण ये पोजिशनल शिफ्ट होता है पेंसिल में, इसी इफेक्ट को हम पैरेलक्स कहते हैं। लेकिन ये आपसे पूछा जाएगा कि पैरेलक्स मेथड क्या है, ये बताइए, इसकी चांसेस बहुत ही कम है। द एग्जामिनर विल गिव यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेलक्स मेथड, दैट इज मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ओके, ये देखिए एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड, इन सबको रेडियन में निकालना है। सबसे पहले आइए 1 डिग्री को कन्वर्ट करने का तरीका पहले ही सीख चुकी हैं। पाई की वैल्यू आप डाल दीजिएगा, बाकी आप मेरे ख्याल से गुना भाग कर लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे कहता है कि आप कन्वर्ट कीजिए किसको? 1 मिनट को, है ना। तो 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 1/60 डिग्री हो जाएगा। ये पहले 1 डिग्री को इसने 60 मिनट लिखा है। आप डायरेक्ट जानते हैं, तो आप डायरेक्ट 1 मिनट को सीधा सीधा क्या लिखिएगा बताइए? मैं लिख के बताता हूँ, आप कैसे करिएगा, कैलकुलेशन नहीं करूँगा। 1 मिनट को कन्वर्ट करना है तो उसको लिखिएगा 1/60 डिग्री, है ना। और डिग्री को फिर बदलिएगा किस में? रेडियन में। कैसे? पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रेडियन बदल जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे खुद से। इसी प्रकार से 1 सेकंड को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे आप यहाँ पे 1 जो सेकंड दिया हुआ आपको, उसको आप पहले लिखिएगा 1/3600 डिग्री, लिख सकती है ना। और उसके बाद 1/3600 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बताइए? पाई से, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 180 से। तो ये आपका कुल मिला के जो है इतना रेडियन एंगल आ जाएगा। थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं इसको, चलिए यहाँ पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए रेडियन में। कैलकुलेशन कर लेंगे आप पक्का? देखिए एग्जांपल 2.2 पढ़ते हैं। एक आदमी जो है वो विशेष टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम, एक टावर की दूरी खुद से नापना चाहता है। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन द फ्रंट ऑफ द टावर एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन ऑफ AC। ठीक है, टावर के सामने खड़ा हो जाता है, ठीक, और एक बहुत दूर ऑब्जेक्ट है ना, AC लाइन में के लाइन में ही है। देन ही वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC अप टू B। Then he walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction of BA is practically
AO बट फाइंड द लाइन ऑफ साइट C इज शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल लाइन बाय एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, इसको पैरेलक्स कहते हैं। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर C फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक। ये है वो इंसान जो देख रहा है, सही है, ये इस टावर को देख रहा है, सही है। अब ये मत समझिए कि ये टावर है AC, ये ज़मीन के पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। आप हवाई जहाज से इसको देख रहे हैं, ऊपर से व्यू, टॉप व्यू है ये बंदा है, यहाँ पे टावर ऐसे खड़ा होगा, आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, सही है, ठीक। और उसी के साथ वो देखता है मून या सन, दूर ऑब्जेक्ट को, ठीक। उसके बाद ये आदमी यहाँ से चला जाता है इस जगह 100 मीटर दूर। जब हम बहुत दूर जाते हैं तो हमारा मून और सन हमारे साथ साथ जाता है, क्योंकि बहुत दूर होते हैं, तो उनका एंगल सबटेंडेड बहुत कम होगा। देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगी, अगर क्लोज ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर आपका एंगल सबटेंडेड ज़्यादा होगा इन दोनों पोजीशंस के द्वारा। दूर ऑब्जेक्ट होगा तो एंगल कम होगा, बहुत दूर होगा तो और कम होगा, और अगर इनफाइनेटली दूर होगा तो एंगल ऑलमोस्ट जीरो होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इन्फिनिटी वाली जो चीज़ें हैं वो मूव करती दिखती नहीं हमें, जो बहुत दूर है वो ऑलमोस्ट साथ साथ जाती है, ठीक। इसी को तो पैरेलक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो नज़दीक वाली चीज़ है उसका एंगल चेंज हो गया, ठीक। यहाँ पे वो इस लाइन पे था और जब आप B पे गए तो इसका एंगल यहाँ बनने लगा थीटा। ये आपका इनिशियल लाइन था उसको मिलाने के लिए, ये आपके पोजीशन से उसको मिलाने वाला फाइनल लाइन है, और दोनों के बीच में देखिए थीटा बड़ा सा एंगल बन गया 40 डिग्री का। इससे आपको उस टावर की डिस्टेंस निकालनी है, दूरी। कैसे निकालेंगे? देखिए आपको इससे मतलब नहीं है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिफरेंट है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको ये एक्स डिस्टेंस चाहिए, आपको 100 पता है, आप ट्रायंगल का ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कीजिए। थीटा एंगल के लिए 100 क्या हो जाएगा बताइए? परपेंडिकुलर, और एक्स हो जाएगा बेस। 100 डिवाइडेड बाई एक्स को आप लिख सकती हैं tan थीटा। बोलिए हाँ या ना? इससे आप एक्स की वैल्यू लिख सकती हैं 100 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब थीटा का अगर नोन वैल्यू होगा 45, 60, 30 तो वैल्यू डाल दीजिए, ठीक। अगर अननोन होगा तो वैल्यू दिया जाएगा आपको। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 40 डिग्री है तो उसका वैल्यू दिया 0.84 के आसपास। समझ रही है बात को? समझ रही है बात को? तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.84, ठीक। सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगा 119 मीटर। लेकिन इसमें ऐसा भी सिचुएशन हो सकता था कि एंगल बहुत छोटा होता। अगर बहुत छोटा का मतलब क्या हो? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 0.5 डिग्री, ऐसे एंगल्स। इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता, याद रखिएगा, है ना, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा या टैन थीटा को थीटा लिख सकते हो आप। कॉस थीटा को मत लिखना, कॉस थीटा को आप 1 लिखना, लेकिन रेडियन एंगल में लिखिएगा। मतलब थीटा जो लिखिएगा ये ध्यान रहे, लिखिए आप साइन थीटा को थीटा, कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन थीटा किस में होना चाहिए बताइए? रेडियन में, RAD लिख देता हूं यहां पे, ध्यान से देख लीजिए, ये रेडियन एंगल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। एंगल दिया है डिग्री में, कोई परवाह नहीं है, आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कॉस अगर एंगल छोटा होगा तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर लिखी जानी चाहिए। बोलिए समझ में आ रहा है? तो यही एंगल अगर टावर भी बहुत दूर होता और ये एंगल बनता 1 डिग्री, तो टैन थीटा को आप लिख देती 1 डिग्री। टैन 40 नहीं लिखती आप, खाली 40 डिग्री जैसे लिखता है ना वैसे 1 डिग्री लिख देती, और 1 डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लेती। बोलिए समझ में आ रहा है? The moon is observed from 2 diametrically opposite points A and B on the earth. The angle subtended by the moon through direction of observation at 1 degree 54 minutes. Calculate the diameter of the earth. Given the diameter of the earth to be इतना, compute the distance of moon from the earth. Question का क्या मतलब है समझ। प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो लाल वाली बिंदी यहाँ पे दिख रही है ये है आपका मून, और ये जो बड़ा सा ब्लैक सर्किल दिख रहा है ये है अर्थ। अर्थ के 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गए A और B, जो कि डायमीटर के दोनों तरफ हैं। दोनों जगहों से इसको देखा जा रहा है, और ये मून जो है इसकी इनकी 2 पोजीशंस के बीच में मून के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो एंगल है 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक। इसके अलावा आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ अर्थ AB दिया हुआ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जिसको हम B लिया करते थे, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1.276 इंटू 10 की पावर 7। बोलिए समझ में आ रहा है? B आपको दिया हुआ, आपको ये डिस्टेंस D निकालना है। फॉर्मूला में आपको एकदम डिस्क्लोज कर चुका हूँ। एंगल ये स्मॉल है कि नहीं है पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। क्या ये स्मॉल एंगल है? क्या ये 1 डिग्री 54 मिनट स्मॉल एंगल है कि नहीं है? हाँ या ना? लेकिन क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म में? नहीं। किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? क्या बात, बहुत बढ़िया।
तो 1°54' को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री तो रहा डिग्री, 54 मिनट को आप लिखेंगे प्लस 54 मिनट डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिएगा तो ये मिनट हट जाएगा, डिग्री बन जाएगा। बोलिए हाँ। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कैलकुलेशन में नहीं करूँगा। 9 छक 54 9 63, ये आ जाएगा 1.9 डिग्री। ये आ रहा है ना 1 डिग्री, और ये सॉल्व कीजिएगा तो 0.9 डिग्री आएगा ना 0.9 डिग्री। इसको आप कितना लिख सकती है 1.9 डिग्री लिख सकती हैं। उसके बाद इसमें क्या करेंगे आपको पता है ना, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे तो किस में बदल जाएगा, रेडियन बदल जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है डी, लेकिन याद रखिए रिलेशन होता है b इक्वल टू डी थीटा, मैंने पढ़ाया था आपको। ये नीली वाली रेखा जो है AB लाइन, इसकी लंबाई b है, ये पढ़ाया था आपको। इसके आगे आप क्या लिखिएगा, बाई डेफिनेशन ऑफ रेडियन, हाँ है ना। तो अब आप बताइए कि आपको b पता है तो आप कैपिटल D कैसे निकालेंगे, b को थीटा से डिवाइड करके। थीटा का ये जो वैल्यू आपने निकाला है अभी जद्दोजहद करके, वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, b का वैल्यू डाल दीजिएगा। b आपको पता है, थीटा आपको पता है, दोनों का वैल्यू डाल दीजिएगा, d निकल जाएगा। बोलिए निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आगे का क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये देखिए d इक्वल टू b बाई थीटा, कैलकुलेशन आपके जिम्मे, ठीक। अगला क्वेश्चन ये पढ़िए, द सन एंगुलर डायमीटर मेजर टू बी 1920 मिनट, ठीक है। द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज इतना, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। बिल्कुल हमारे फॉर्मूले पे है। जो डायग्राम दिख रहा है इसमें जो येलो सर्किल दिख रही है ये सन है, ठीक। ये जो AB लाइन आपको दिख रही है सन का डायमीटर है, ठीक। ये जो छोटा बॉडी यहाँ दिख रहा है ये अर्थ है, यहाँ से देखा जा रहा है। ये जो A और B पोजीशन अर्थ पे सबटेंड कर रही है एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा और ये इसको कहते हैं एंगुलर डायमीटर। पहले ही बताया था आपको। जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको एंगुलर डायमीटर कहते हैं, और इसका वैल्यू रेडियन में नहीं दिया हुआ, 1920 सेकंड। इस पे आएंगे, ठीक। डिस्टेंस D इस बार आपको दे रहा है, कितना दे रहा है बताइए, 1.496 इंटू 10⁻11। समझ गए हैं, समझ गए। और आपको डायमीटर ऑफ सन निकालना भी। बताइए फॉर्मूला क्या लिखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी बताइए। वो तो कर लेंगे, पहले फॉर्मूला बता दीजिए, डिस्टेंसेस का क्या रिलेशन होगा, b इक्वल टू डी थीटा। समझ गई, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। इसको हमें पहले 1920 सेकंड दिया है तो इसको हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिग्री में। किसमें कन्वर्ट होगा, उसके पश्चात ये आपका जिम्मा होगा कि आप इसको घर पे करें, ठीक है। और इसको हमें पाई बाई 180 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। बोलिए हाँ या ना। जब ये सारा काम आप कर लोगे, ठीक, तो आप इसको यहाँ पुट कर देना और आप इससे b की वैल्यू निकाल लेना। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए जो अगला टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से वो है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जैसे कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल का एस्टिमेशन कैसे करें। तो इसके लिए एक ओलेइक एसिड वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मैं उसकी समरी आपको बता देता हूँ। कुछ स्कूल्स में ट्रेंड है उसको देने का कि बताइए साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैसे मेजर करें, लोग परेशान करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपने n ड्रॉप्स ओलेइक एसिड पानी में मिला दिया और वॉल्यूम ऑफ हर ड्रॉप मान लिया आपने v, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आपका जो सोल्यूशन हो गया वो कितना हो गया बताइए, NV हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसमें कितना अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड होगा इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक, इसको समझते हैं। इस सोल्यूशन को हमने डाइल्यूट करके रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब को। समझ में आ रही बात, मतलब इतना पानी मिलाया इस एन ड्रॉप में कि जब तक वो 20 सेंटीमीटर सोल्यूशन ना बन जाए, ठीक है, यूजिंग एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, एल्कोहल मिलाया है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है बताइए, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ ओलेइक एसिड। स्टार्ट हमने किससे किया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलेइक एसिड को हमने एल्कोहल में मिलाया, 20 सेंटीमीटर क्यूब हमने टोटल सोल्यूशन बना लिया। अब उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने उठाया, उसके बाद क्या किया, उसमें फर्दर पानी मिलाया, ठीक है। कितना उठाया था हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया था। देखिए लिखा हुआ था ना, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड लिया, उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब तक उसको अल्कोहल से डाइल्यूट किया, उसके बाद उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया, मिलाया, उसको डाइल्यूट करके और 20 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब से। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड था, उसको फिर से आपने जब 20 कर दिया तो इसका मतलब 1/20 टू 20 हिस्सा हो गया ना उसका फ्रैक्शन। अरे बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आपका ये है, समझ में आई बात। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइकोपोडियम पाउडर होता है, बहुत हल्का पाउडर होता है, वो सरफेस ऑफ वाटर पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का 1 ड्रॉप वहाँ डालेंगे, ये ओलेइक एसिड क्या कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा एक सर्कुलर फिल्म की तरह, ठीक है। और उसके बाद हम इस फिल्म की डायमीटर नाप लेंगे, ठीक है, टू गेट इट्स एरिया। जैसे मान लीजिए आपने पानी के ऊपर गिराया है ना, तो ये ड्रॉप बिखर गया और ऐसा एक फिल्म बनाया। तो इस फिल्म का अब अगर आप डायमीटर नाप लेती हैं
ठीक है, या रेडियस नाप लेती है, डायमीटर 2r के बराबर होता है, तो एरिया ऑफ द फिल्म हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जिसको आप पाई इंटू डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर लिख सकती हैं, यानी एरिया आपका हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। मतलब आपको इस फिल्म का एरिया मिल जाएगा। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको इस फिल्म का एरिया मिल जाएगा। फिल्म में, इस पूरे फिल्म में टोटल n ड्रॉप सोल्यूशन का था, ठीक, एक, और अभी हमने जो फिल्म गिराया है उसमें टोटल अपने उस सोल्यूशन का जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन था, जो 1/20/20 यानी 1/400 पर सेंटीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन का था, उस सोल्यूशन का अपने n ड्रॉप गिराया है। एक ड्रॉप का वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? n इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। एक ड्रॉप का 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना? टोटल फिल्म का वॉल्यूम हो गया इतना, हाँ या ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/400 पार्ट था ओलेइक एसिड का, तो ओलेइक एसिड का वॉल्यूम कितना हो गया? सोल्यूशन में अमाउंट कितना हो गया? Nb/400 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अच्छा, अब सुनिए, द सोल्यूशन ऑफ ओलेइक एसिड स्प्रेड्स वेरी फास्ट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, फॉर्म अ वेरी थिन लेयर ऑफ थिकनेस T। अब सोचिए, ये जो एक थिन है लेयर है, थिन लेयर बना है, इसमें बेयरली 1 मॉलिक्यूल होगा। ये लेयर जो है ये कुछ इस तरह का लेयर होगा, और आप समझ लीजिए इसका थिकनेस एक मॉलिक्यूल के साइज का ही होगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप इसका थिकनेस निकालने में कामयाब हो जाती हैं, इफ समहाउ यू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ दिस फिल्म, then you can easily calculate the size of molecule, because the size of molecule is of the same order as the size of the film, thickness of the film। तो thickness ही आपके molecule का size है। तो thickness निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो वॉल्यूम जो होता है किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी का, वो होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। ये जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो थिकनेस को आप वॉल्यूम ऑफ फिल्म बाई एरिया ऑफ फिल्म लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ फिल्म कितना है? NV सेंटीमीटर क्यूब। एरिया कितना है? तो भाई आपने एरिया, नहीं, वॉल्यूम है NV/20 इंटू 20, और एरिया आपने ए अभी ऊपर में कैलकुलेट किया, जिसको पाई डी स्क्वायर बाई 4 आपने लिखा था। याद करिए, ये आपने लिखा है पाई डी स्क्वायर बाई 4, डी इज द डायमीटर एंड दिस इज NV डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको जो है, जो थिकनेस फिल्म होगी वो मोनोमॉलिक्यूलर थिकनेस होगी। मतलब इस फिल्म में एक ही मॉलिक्यूल का थिकनेस हो सकता है। वन फिल्म का थिकनेस इज द ऑर्डर ऑफ वन मॉलिक्यूल का थिकनेस। तो आप इससे मॉलिक्यूल का थिकनेस निकाल सकते हैं। तो कुछ स्कूल्स के अंदर ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि क्या एक्सपेरिमेंटल तरीका होगा, हाउ टू मेजर द थिकनेस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए। इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप टू द रेंज ऑफ 10 to the power -14 स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ शार्प पिन, व्हाट इज द रफली द साइज ऑफ एटम। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा क्या करना आप लोगों को। तो देखिए ऐसा है, आपको मैं पहले थोड़ा गाइड कर दूं। साइज ऑफ न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 की पावर -15, फर्मी ऑर्डर का होता है, ठीक है। अरे बोलिए ना, ठीक है। और साइज ऑफ एटम जो होता है, एटम ही बोल रहा है ना ये, व्हाट इज रफली साइज ऑफ एटम। हाँ, साइज ऑफ एटम जो होता है वो होता है 10 to the power -10 मीटर के ऑर्डर का, लमसम लगभग इतना होता है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियस का साइज को पिन के टिप के साइज के बराबर मान लीजिए, स्केल अप कर दीजिए। स्केल अप करना समझते हो? जब हम कोई मैप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली का या इंडिया का मैप आप देख रही हैं, तो इतना तो बड़ा दिल्ली नहीं होता, दिल्ली तो उससे बहुत बड़ा है, लेकिन मैप में तो हम काफ़ी छोटा कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं बताइए? हम 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखला सकते हैं। इसको कहते हैं स्केल डाउन करना। क्या करना? बड़े लेंथ को छोटे लेंथ में दिखाना, इसको कहते हैं स्केल डाउन करना। स्केल अप करना मतलब क्या होता है? उसका ठीक उल्टा है कि नहीं? उसका ठीक उल्टा। तो इसने स्केल अप किया है। क्या किया है? और इसका साइज इसने ले लिया है पिन के टिप का साइज का, जिसको आप रफली कितना लिख सकते हैं? 10 to the power -5 ले लीजिए। तो इसको स्केल अप किया गया है, किसको? साइज ऑफ न्यूक्लियस को, और उसका नया साइज हो गया 10 to the power -5 मीटर के ऑर्डर। तो कहता है बताइए इसी स्केल अप रेशियो में इसका साइज क्या होगा? तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, तो सीधा 10 की पावर -15 को अगर हम 10 to the power -5 लिखते हैं बेटा, तो स्केल अप रेशियो कितना हुआ बताओ? स्केल अप रेशियो कितना हुआ? तो जो बाद में लिखा है बेटा, उससे जो पहले वाला ओरिजिनल लेंथ था उससे डिवाइड करो। तो स्केल अप रेशियो कितना हो गया बताओ? 10 की पावर 10 हो गया कि नहीं हो गया? यही स्केल अप रेशियो सेकंड में लगाना है, यूजिंग सेम स्केल अप रेशियो, यूजिंग सेम स्केल अप रेशियो, सेम स्केल अप रेशियो। तो क्या हो जाएगा बताओ? सेम स्केल अप रेशियो का मतलब ये हो गया कि आपको न्यू साइज ऑफ एटम जो आप लिखने वाले हैं स्केल अप करने के बाद, ठीक,
डिवाइडेड बाई ओल्ड साइज ऑफ एटम जो आप लिखने वाली थी स्केल अप करने से पहले, उसका रेशियो अभी भी यही आना चाहिए, नहीं 10 की पावर 10 ही आना चाहिए। बताइए न्यू साइज ऑफ एटम आपको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। ओल्ड साइज ऑफ एटम कितना दिया हो बताइए, 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर का, और ये रेशियो आना चाहिए 10 की पावर 10 के ऑर्डर का। तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो गई? 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई हो गया 10 की पावर 10 से, बोलिए हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0, बोलिए हाँ या ना। 10 की पावर 0 मतलब 1 मीटर के ऑर्डर का हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस पिन के टिप के साइज जितना बड़ा हो जाए तो एटम का साइज हो जाएगा 1 मीटर का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक। न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कि अगर वो पिन के टिप के साइज के बराबर ग्रो कर गया तो समझ लीजिए कि जो एटम है वो 1 मीटर के का साइज हो जाएगा उसका। अगर एटम 1 मीटर के साइज का होगा तो आप उससे मॉलिक्यूल का साइज और फिर अपने टिश्यू का साइज, सेल्स का साइज, बॉडी का साइज खुद समझ लीजिए, सब के सब साबु बन जाएंगे हम लोग, है कि नहीं, जिन्न बन जाएंगे, है कि नहीं। तो स्केल अप रेशियो का मतलब समझ में आया। अब मैंने स्केल अप रेशियो सिखा नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, यूनिटी इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इतना को कितना लिखेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और इससे डिवाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जो पढ़ाया था उसमें आपको मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। तो आज डायमेंशन एनालिसिस पे होपफुली हम जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ रेंज ऑफ लेंथ दिया हुआ, कुछ यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने, कुछ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। समझ में आई बात। 1 फर्मी, फर्मी डिस्टेंस का यूनिट होता है, याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वैसे कोइंसिडेंटली यही साइज ऑफ न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस समझते हैं, और ये साइज ऑफ एटम भी होता है, और मॉलिक्यूल का साइज होता है 10⁻⁹। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस की यूनिट होती है, इसकी वैल्यू मीटर में इतनी होती है। ये वैल्यू भले ही ना याद रहे, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर को मीटर में इतना बोलते हैं, ये वैल्यू भले ही ना याद रहे, लेकिन लाइट ईयर मीटर का यूनिट होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। पार्सेक जो है वो भी एक डिस्टेंस का यूनिट है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। वैल्यू नहीं याद रहे कोई बात नहीं, इसका पूरा नाम होता है पैरालैक्टिक सेकंड। क्या नाम होता है? पैरालैक्टिक सेकंड। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो क्षमा करेंगे, ठीक। पैरालैक्टिक सेकंड को शॉर्ट में बोलते हैं पार्सेक। बेसिकली ये वो डिस्टेंस होता है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। पार्सेक इज द डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे जो अर्थ का ऑर्बिट है ना, वो कितने डिस्टेंस पे जाके मात्र 1 रेडियन सबटेंड करेगा, 1 आर्क सेकंड सबटेंड करेगा, 1 सेकंड का डिग्री सबटेंड करेगा, डिस्टेंस को पार्सेक बोलते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको इतना तो जरूर जानना है कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। एक AMU का मतलब क्या होता है? 1.66 × 10⁻⁻27 kg। और एक कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है, 1/12 उसके मास का होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ एन कार्बन एटम, राइट। तो ये मास का यूनिट होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसीलिए U से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, AMU याद रहेगा, मास का। अब आइए हम डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या होती है? डायमेंशन की डेफिनेशन होती है कि डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच बेस क्वांटिटीज, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए कि आप फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखती हैं अगर, तो ये बड़ा ब्रैकेट देने का मतलब ये हुआ कि आप फोर्स की डायमेंशन लिख रही हैं, और फोर्स मास के 1 पावर पे, लेंथ के 1 पावर पे और टाइम के -2 पावर पे डिपेंड करता है। तो जो पावर्स आपने लिखे हैं, ये जो पावर आपने ऊपर ऊपर लिखे हैं, ये है ना, इनको हम कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं? तो अगर कोई पूछे कि फोर्स की डायमेंशन क्या है, तो आप बोलिएगा मास की डायमेंशन 1 m1 है। अगर मास के रिस्पेक्ट में पूछे खाली, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में पूछे तो बोलेंगे 1 है, टाइम के रिस्पेक्ट में पूछे तो बोलिए -2 है। ये डायमेंशंस कहलाते हैं। पूरा का पूरा सम्मेलन जो होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या कहते हैं? आप लोग इससे नोट्स बना लेंगे आराम से अपना, वैसे आपको नोट्स दिया भी हुआ है, वेरी गुड। डायमेंशनल फार्मूला, और किसका लिख रहे हैं ये भी अगर बगल में लिख दें तो बन जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बन जाता है? बोलिए, याद रहेगा। An equation obtained by equating a physical quantity with the dimensional formula is called the dimensional equation। यही भी मैंने बताया आपको। किसका लिख रहे हैं उसको लेफ्ट साइड में लिख दें, और क्या लिख रहे हैं उसको राइट साइड में लिख दें। एक तरफ डायमेंशनल फार्मूला, एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी, नाम पड़ गया डायमेंशनल इक्वेशन। बोलिए, समझ में आया? अगर डायमेंशनल फार्मूला का डेफिनेशन है तो लिखेंगे द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। एग्जाम्पल के तौर पे फिर वही दीजिएगा कि भाई देखो, ये जो m1 L1 T-2 है, ये तीनों पे इसकी डिपेंडेंस एक साथ बता देता है, तो यही हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब मुझे लगता है कि डायमेंशनल फार्मूला क्लियर हो गया होगा आपको। तो जो अगला टॉपिक हमारे पास खड़ा होता है वो है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन क्या होता है,
तो ये पढ़ने जाएंगे आप, ठीक। जो पहला एप्लीकेशन है वो है चेकिंग। क्या चेकिंग? द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। कंसिस्टेंसी को आप करेक्टनेस भी कह सकती हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं है, इस बात को चेक करने का जो एप्लीकेशन होता है उसको हम कहते हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करने के लिए जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसको कहते हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट टू फिजिकल क्वांटिटीज only if their dimensions are same। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर x को आपने लिखा है a प्लस बी या माइनस बी, अगर दो चीज़ों के बीच में इक्वालिटी का साइन हो, प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, ये तभी संभव है कि उनको जोड़ा घटाया या इक्वेट किया जा सकता हो, तभी संभव है जब x की डायमेंशन, a की डायमेंशन और b की डायमेंशन सेम। समझ गए? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एम आई क्लियर? इसी को यूज करके हम पहला एप्लीकेशन अपना यूज करते हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ। तो पहला एप्लीकेशन याद रहेगा, टोटल 3 एप्लीकेशन हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हमें चेक करना है, चेक द इक्वेशन डायमेंशनली। आपको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं है। तो आप क्या करेंगी, तो जहाँ जहाँ प्लस साइन, इक्वालिटी साइन या फिर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, उसके दोनों तरफ के क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यानी x का डायमेंशन x नॉट के बराबर, उसका डायमेंशन v नॉट t के बराबर और उसका डायमेंशन at स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। देखिए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता, ठीक। बताइए, पहला टर्म जिसके बीच में इक्वालिटी या प्लस साइन दिख रहा है वो क्या है, बताइए? x है। x यहाँ पे लेंथ को दिखलाता है, डिस्प्लेसमेंट को दिखलाता है, पोजीशन को दिखलाता है। x ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल, देख रही हैं आप, डिस्टेंस है ना, तो x की डायमेंशन क्या हो गई बताइए? L1 हो गई। बोली हाँ या ना? x नॉट उसी का इनिशियल वैल्यू बताता है, शुरुआती वैल्यू, तो है तो डिस्टेंस ही ना, है तो डिस्टेंस ही ना। अरे पहले मैं 5 मीटर की दूरी पे थी, अब मैं 7 मीटर की दूरी पे हूँ, तो दोनों तो डिस्टेंस ही हुआ ना, तो इसका भी डायमेंशन L1 हो गया। तो अभी तक ये कंसिस्टेंट है, सही है। तीसरा टर्म आपका आ रहा है v नॉट इंटू टी। वी नॉट का मतलब यहाँ वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होगा बताइए? L की पावर 1 और t की पावर -1, सही है, मीटर पर सेकंड होता है। इनटू टाइम का डायमेंशन हो गया t की पावर, तो मल्टीप्लाई करके ये भी कितना आ गया बताओ? L की पावर 1 और t की पावर 0, L की पावर 1 ही आ गया। चौथा है हाफ at स्क्वायर, जिसमें हाफ का कोई मोल नहीं है आपको डायमेंशन में, ठीक है। डायमेंशन में हाफ का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो हमें डायमेंशन निकालनी है केवल at स्क्वायर की। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ए को कितना लिख सकते हैं डायमेंशनली? एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी L1 और बोलो -2, बिल्कुल ठीक है। और साथ में क्या हो गया? t स्क्वायर हो गया। बोलना है सबको, ठीक है। तो ये आ गया L, T2 और T-2 मिला के T0 आ गया, फिर से आ गया ना। अब ये बताइए, चारों का डायमेंशन सही हुआ कि नहीं हुआ? सही हुआ ना। चारों का सेम डायमेंशन आया कि नहीं आया? तो आप क्या कंक्लूजन लिख सकती हैं? इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बिल्कुल सही। बोलिए, समझ में आ गया कहानी यहाँ पे? अब इसमें एक नोट लिखा हुआ है। क्या नोट लिखा हुआ है? कि अगर हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंसी टेस्ट में फेल हो जाता है, ठीक, तो डेफिनेटली रॉन्ग है। लेकिन अगर वो पास हो गया तो इसका मतलब नहीं कि वो करेक्ट है, वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। समझ रहे हैं बात? यानी कि एक डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन तो इनकरेक्ट होगा ही होगा, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन भी इनकरेक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए, आपने अभी प्रूव किसको सही किया था बताइए? आपने सही प्रूव किया था x = x0 प्लस v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, याद है? ये डायमेंशनली करेक्ट है, बोलिए हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, इसके जगह अगर मैं लिख देता x = 2x0 प्लस 3v नॉट t प्लस 4at स्क्वायर, तो क्या डायमेंशनली गलत हो जाता? नहीं। आप x से तो आपको कोफिशिएंट्स तो कोई मतलब ही नहीं है। आप तो डायमेंशनली किसको चेक कर रही थी? x को, x0 को, v नॉट t को और at स्क्वायर को। न्यूमेरिकल को तो आप चेक ही नहीं कर रही थी, तो भी ये सही आता। इज ऑल्सो करेक्ट ना? बिल्कुल, इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन हम सब लोग जानते हैं
कि करेक्ट इक्वेशन यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो आप न्यूमेरिकली अगर आते, फिजिक्स की बात अगर करें, थ्योरेटिकल बात अगर करें, तो इक्वेशन रॉन्ग है, बट इट इज़ न्यूमेरिकली हाँ, न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब जो डायमेंशनली रॉन्ग है वो तो रॉन्ग है ही है, जो डायमेंशनली करेक्ट है वो भी डायमेंशनली रॉन्ग हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनली करेक्टनेस न्यूमेरिकल करेक्टनेस को इम्प्लाई नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला मैंने? कि जो डायमेंशनल करेक्टनेस है दैट डज नॉट इम्प्लाई न्यूमेरिकल करेक्टनेस। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? इस बात को याद रखना। लेकिन यही अगर लिखा होता कि डायमेंशनल इनकरेक्ट, तो डायमेंशनली जो इनकरेक्ट इक्वेशन है वो न्यूमेरिक, इसमें नॉट इम्प्लाइज नहीं, इसमें इम्प्लाइज आएगा दैट शुड बी न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। ये डायमेंशनली प्रूव कर दे रहा है कि भैया जो इनकरेक्ट है उसको तो मैंने प्रूव कर दिया कि इनकरेक्ट, जो करेक्ट है वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल 2.15 कहता है कि चलिए बताइए सही है कि गलत है, यही बोल रहा है बस। तो बताइए LHS का निकालते हैं डायमेंशन पहले। हाफ से कोई मतलब है आपका? हाफ से m का डायमेंशन क्या होगा? v स्क्वायर का होगा L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ, टोटल डायमेंशन हो गया इतना। बोले सही है? यहाँ RHS का निकाले, बोलिए m g का हो गया L1 t माइनस 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना ये, और h का हो गया L1। कहो हाँ, टोटल क्या हो गया बताओ? m1 L2 t माइनस 2। दोनों तरफ सेम आ रहा है, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन पढ़ो, यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इतना दे रहा है, मतलब जो भी एनर्जी की यूनिट रखता है उसकी डायमेंशन हो जाएगी, अगर इससे हम डायमेंशन सोचें तो डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 1 kg, m को दिखलाता है ना, ठीक, L की पावर 2 और t की पावर -2। बोलो होगी कि नहीं होगी? सही है? अब आपको क्वेश्चन क्या कहता है? डायमेंशनल आधार पे इनमें से कौन से इक्वेशन रॉन्ग प्रूव किए जाते हैं? अगर ये काइनेटिक एनर्जी को दिखला रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सब तरफ क्या है बताइए? काइनेटिक एनर्जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं A B C D E सारे ऑप्शन, उनकी डायमेंशन तो यही होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगा ना भाई। और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ऑलरेडी हम ऊपर से लिख चुके हैं कि एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वही काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। अब आपको RHS खाली वेरीफाई करना है, तो आइए वेरीफाई करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, बताइए RHS का डायमेंशन क्या है? m की पावर 2, वेलोसिटी को क्या लिखोगी? LT माइनस 1 की पावर कितना करोगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। m की पावर 2, L की पावर 3, T की पावर -3। क्या ये एनर्जी के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? तो गलत है कि सही है? गलत है। आ जाओ सेकंड वाले में, हाफ mv स्क्वायर। चलो RHS की डायमेंशन निकालो, बताओ। m1 LT माइनस 1 की पावर 2, कितना आ गया बेटा? m1 L2 T माइनस 2। बताओ ये एनर्जी के बराबर है कि नहीं है? ठीक से देखो, है? ये करेक्ट हो गया। थर्ड देखो, MA, RHS का डायमेंशन लिखो। m1 A की जगह क्या लिखेंगे? L1 T माइनस 2। ये देखो बराबर है, हूँ कैसे? नहीं है। चौथा बताओ, 3/16 mv स्क्वायर। RHS का डायमेंशन निकालो, क्या आएगा बोलो? 3/16 से कोई मतलब नहीं है, और बाकी तो हम पहले भी निकाल चुके थे। ये आएगा m1 L2 T माइनस 2। क्या ये बराबर है? तो ये सही है। पांचवा देखो, हाफ mv स्क्वायर प्लस MA। देखो हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशन हमने अभी निकाला था यहाँ ऊपर में, बी ऑप्शन में, और इसका डायमेंशन आया था m1 L2 T माइनस, और MA का डायमेंशन हमने ऑप्शन सी में निकाला था, इसका डायमेंशन आया था m1 L1 T माइनस 2। आप इन दोनों को जोड़ ही नहीं सकते जी, क्योंकि दोनों डायमेंशनली सेम नहीं है, तो ये जोड़ा ही हुआ गलत है। अभी बोलो समझ में आया? पक्का? बेटा जो सेकंड एप्लीकेशन है वो NCERT में नहीं है, NCERT में खाली 2 एप्लीकेशन है, टोटल एप्लीकेशन हमारे हैं 3। ठीक है, पहला क्या होता है? चेकिंग डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, हाँ है ना। दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ मैग्नीट्यूड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। तीसरा होता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन इन फिजिक्स, इक्वेशंस इन फिजिक्स। सही है?
ये हमने क्या बताया आपको, Applications. किसकी एप्लीकेशंस, Dimension. एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक, जिसमें ये वाला हमने अभी कर लिया, ये वाला थर्ड वाला एनसीईआरटी में दिया वो हम करेंगे, सेकंड वाला मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड वाला दिया नहीं हुआ है। देखिए न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड वर्ड, मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। क्या होता है मतलब, NU. m इक्वल टू NU। अगर आपका मैग्नीट्यूड सेम है और आप यूनिट छोटा या बड़ा करेंगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। सही है। मान लीजिए आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया मैग्नीट्यूड को, तो आपका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन ये संभव है कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बदल जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया, तो क्या लेंथ बदल गई, नहीं बदली ना। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है देखिए, और ये यूनिट है। तो मीटर से आपने यूनिट बता दिया सेंटीमीटर, तो बताइए यूनिट आपने छोटा किया कि बड़ा किया, छोटा छोटा किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई बताइए, बढ़ी की घटी। सेम अरे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा हूँ, बढ़ी की घटी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ गई ना। जब यूनिट छोटा कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। अरे एक मीटर का एक कपड़े की थान से 1 मीटर का कपड़ा खरीद के ले गई है, एक बड़ा शर्ट बनाओगे तो साइज़ बड़ा बनेगा, 10 छोटे छोटे शर्ट बनाओगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ जाएगी लेकिन यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 100, यही काम करना है आपको, ठीक। अब देखिए अगर आप चेंज करेंगे तो क्या डायमेंशन बदलेगा, जिस चीज़ का आप जिसका न्यूमेरिकल कन्वर्जन आप कर रहे हैं, डायमेंशन थोड़ी बदलेगा। अरे यहाँ तो डायमेंशन सेम ही था ना, लेंथ का था, अरे था कि नहीं था। तो जो n1 है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एग्री करता हूँ, लेकिन उसके साथ उसमें मास, लेंथ और टाइम का कुछ ना कुछ यूनिट भी होगा। अरे बोलिए ना, उसका मास का यूनिट मान लीजिए m1 है, लेंथ का L1 है, t का t1 है। इसी तरह सेकंड सिस्टम में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, करेक्ट। और उनकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगी, वो नहीं चेंज होंगी, यूनिट बदल जाएगा। इसलिए M2 L2 और T2 लिखा है, लेकिन डायमेंशन चेंज। तो ये कैसे किया जाता है ये मैं आपको कुछ एग्जांपल से दिखाता हूँ, ठीक। तो 2 एग्जांपल के सहित मैं पहले आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको कन्वर्ट करना है 1 डाइन को न्यूटन में, इतना ही दिया हुआ है। तो अगर 1 डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है बताइए। न्यूटन किसका फिजिकल यूनिट होता है, फोर्स फोर्स का। तो किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, तो पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल के रख लो। बोलो सही है। अब तुम लिखो कि मैं लिख रहा हूँ N1 U1 इक्वल टू N2 U2, बोलो सही है। ये तुम्हारा पहला वाला N1 है, पहला वाला यूनिट U1 है, और ये जो खाली स्थान है ये तुम्हारा N2 है। बोलो समझ में आ रहा है। एकदम इसी फॉर्मेट में लिखना। N1 की वैल्यू कितनी लिख दी, 1, 3 ब्रैकेट लगाएं। डाइन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, दिया रहेगा कि ये CGS यूनिट होता है। क्या होता है, CGS तो अगर ये CGS यूनिट है फोर्स का, तो बताइए कि इसमें मास का यूनिट क्या होता है। मास का यूनिट ग्राम होगा, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होगा, और टाइम की यूनिट भले ही सेकंड होगी, लेकिन डायमेंशन 1 1 -2 ही रहेगा। बोलिए हाँ कि ना। अब देखिए ये सेकंड केस में आपको ये x निकालना है, N2 निकालना है, आप समझ रहे हैं। N2 लिख दिया हमने, यहाँ भी हम 3 ब्रैकेट डालेंगे। बताइए अब तो ये तो ऐसा ही है ना, न्यूटन तो ऐसा ही होता है ना। अरे न्यूटन कैसा यूनिट होता है बताइए, ऐसा यूनिट होता है। तो उसमें मास का यूनिट क्या होगा, kg, लेंथ की क्या होगी, मीटर टाइम की क्या होगी, लेकिन डायमेंशन नहीं बदलेगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब या तो मीटर को ग्राम में, सेंटीमीटर में, और kg को ग्राम में बदलिए, या उल्टा, तो बेटर रहेगा उधर राइट हैंड साइड वाले कोई चेंज करें। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, g की पावर 1, cm की पावर 1, s की पावर -2। यहाँ क्या मिल रहा है बताइए, N2 इंटू, बोलिए समझ में कुछ आ रहा है। मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, सेकंड को कुछ नहीं किया हमने, वैसे ही छोड़ दिया। अब देखिए हम कैंसिल करेंगे, बताइए कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों कट गए, यहाँ से केवल ग्राम कट गया और यहाँ से केवल सेंटीमीटर कट गया। अब बताइए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिकली 1 आ रहा है खाली, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बचा ही नहीं। यहाँ आ रहा है N2 इंटू 10 की पावर 5, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 की पावर 5 उधर जाएगा तो N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 10 की पावर -5। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपने प्रूव कर दिया एक डाइन जो होता है वो 10 टू पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में ले जाकर पुट करना है इसको, समझ गई बात को। ऐसा ही एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ, करके देखो। कोई था ऊपर नीचे करके भी बस बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1
पहला न्यूमेरिकल वैल्यू N1 हो गया, जूल माने SI, यहाँ पे N2 निकालना है हमें, और यहाँ अर्ग वाला हम लोग डालेंगे सारा। ये CGSI हमें दिया जा रहा है, ये SI हमें दिया जा रहा है। SI में यहाँ हो गया kg मीटर सेकंड, और यहाँ पे क्या हो गया ग्राम। सेंटीमीटर सेकंड। डायमेंशन क्या होगा वर्क का 1 2 -2 1 2 -2, सेकंड तो पूरा ही कट गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 1000 ग्राम हो गया, ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ग्राम सेंटीमीटर का भी जाएगा। सही है। सेंटीमीटर और ग्राम कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके N2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे टोटल पावर आएगा 10 की पावर 3 यहाँ पे है, इंटू 10 की पावर 4 यहाँ पे। N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 7, तो आपका 1 जूल जो होगा वो 10 टू द पावर 7 और के बराबर हो। बोलिए सेकंड एप्लीकेशन क्लियर है। आइए थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है किस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डायमेंशंस के थ्रू डिराइव करते हैं। देखिए इस एप्लीकेशन को सीखने के लिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब और अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। किस पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है एल पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला डिराइव कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। आपका टी डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए, मास पे है ना, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। लेकिन कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसका फॉर्मूला डेवलप करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले आप क्या करेंगे, आपका जो पहला स्टेप होगा ये मैं यहाँ आपको बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वेरी फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप मान लीजिए कि आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला प्रोपोर्शनल है लेंथ के पावर ए के, मास के पावर बी के और जी के पावर सी के। चलेगा। अब इसके हिसाब से आपका जो टाइम का फॉर्मूला होगा उसमें एक के होना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं ना उसको, और ऐसे लिख सकते हैं उसको। के क्या है यहाँ बताइए, के है एक नॉन डायमेंशनल, मतलब जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नॉन डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सही है। डायमेंशनल फॉर्मूला में इसकी कोई यूज नहीं होगी। अब हम लिखेंगे टेकिंग डायमेंशंस ऑन LHS एंड RHS। क्या आ जाएगा बताइए, इधर तो डायमेंशन t की पावर 1 ही आएगा और इधर m का तो कोई पावर है नहीं, तो m का कोई पावर अगर नहीं है तो हम अगर टोटल डायमेंशन लिखे तो हम लिख सकते हैं MLT 0 0 1। बोलिए हाँ या ना। राइट हैंड साइड में आप सबकी डायमेंशन लिखिए। L की डायमेंशन L1 होगी नेचुरली, लेकिन पावर में A भी है, ध्यान रहे। मास का होगा M1, पावर में B है, ध्यान रहे। G का होगा L1 इंटू टी के पावर -2, पावर में C रहे, ध्यान रहे। बोलिए समझ में आ गया। बताइए लेफ्ट हैंड साइड में मास का टोटल पावर कितना होगा बताइए, इज इट B। लेंथ का टोटल पावर कितना होगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा A और यहाँ से हो जाएगा C। बोलो हाँ या ना। और T का टोटल पावर केवल यहाँ दिखेगा, वो होगा -2C। बोलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ये फॉर्मूला दोनों तरफ सेम है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम 3 इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन बनाएंगे हम मास की पावर को इक्वेट करके। बताइए इधर मास की पावर कितनी है B, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है 0, तो B का वैल्यू निकल गया हमारा। उसके बाद हम लेंथ की पावर इक्वेट करेंगे तो नेचुरली A प्लस C की वैल्यू 0 आ जाएगी, और हम T का पावर इक्वेट करेंगे तो -2C की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ या ना। इस हिसाब से हमारा C का वैल्यू निकल गया -1/2। बोलिए हाँ या ना। B का वैल्यू पहले से निकला पड़ा है यहाँ पे, हाँ या ना। C को अगर हम A में डाल दें तो A को हम नेगेटिव C लिख सकते हैं, तो A की वैल्यू +1/2 हो जाएगी। बोलिए सही है, ठीक, सही है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमारा फॉर्मूला फाइनली बनता है T का फॉर्मूला इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिया था हम लोगों ने, L की पावर हमने A ली थी, तो L की पावर A का मतलब हो गया L की पावर ½ M की पावर B ली थी, M की पावर B का मतलब हो गया M की पावर 0, G की पावर C ली थी, मतलब G का पावर हो गया -½ कुल मिला के हमारा फॉर्मूला बन गया सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो हम नहीं निकाल सकते, जो डायमेंशनल एनालिसिस की बस की बात नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डायमेंशनल एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यही है कि नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता। ये भी एक बड़ा प्रोबेबल क्वेश्चन होता है ना। ये भी यहाँ लिख देता हूँ कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल थ्योरी। लिमिटेशंस के मतलब इनकी कमी क्या है, इनमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्या नहीं कर सकते। तो पहला चीज़ है क्या नहीं कर सकते बताइए, नंबर 1 कांट चेक न्यूमेरिकल करेक्टनेस। बोलो हाँ या ना। ये न्यूमेरिकल करेक्टनेस को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा
can't find non डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। सही है। और क्या नहीं कर सकता ये उसी का फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकता है, स्पेशली मैकेनिक्स के अंदर, जो 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम का पावर इक्वेट करके इक्वेशन कितने बनेंगे? 3। तो सॉल्व भी कितने होंगे? वेरिएबल्स 3 से ज़्यादा पर डिपेंडेंस नहीं निकाल सकता ये, ठीक है। सो ओनली दोज फॉर्मूला कैन बी derived in which quantity depends on 3 or lesser number of other quantities। बोलिए समझ में आ रहा है? और चौथा प्रॉब्लम है can't derive formula involving a polynomials। जिन फॉर्मूले में पॉलिनोमियल्स का यूज है, जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया, है ना, उसको नहीं डिराइव कर सकते क्योंकि बीच में प्लस माइनस आ जाता है, वो नहीं हो सकता डिराइव डायमेंशनल इक्वेशन से। ट्रिगोनोमेट्री जिसमें यूज होता है वो डिराइव नहीं कर सकते आप, है ना। पावर्स मत लिखो इसको, लॉगरिदम, ठीक, एक्सपोनेंशियल, इन सब को आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये आपको लिखना है लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ डायमेंशन में, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि जो भी हम डेटा देते हैं, जो हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, तो उस डेटा में कुछ डिजिट्स एक्चुअली मेजर्ड होते हैं और कुछ जगहों पे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, यानी लास्ट प्लेस पे जहाँ राउंडिंग ऑफ या अप्रोक्सीमेशन करते हैं उसको अनरिलायबल डिजिट बोलते हैं, और जहाँ पे राउंडिंग ऑफ नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? रिलायबल डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी रिलायबल डिजिट हैं उन सबको ले लीजिए, और जो पहला अनरिलायबल डिजिट है, ठीक है, उसको मिला के बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसको डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा दिखलाता है कि हमारा डेटा कितना प्रयोगशाला में प्रमाणित किया गया है, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ट्रू डेटा है। तो इसलिए अगर हम यूनिट वगैरह चेंज करेंगे तो इस पर चेंज नहीं आना चाहिए कायदे से। यूनिट चेंज करने से अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या बढ़ जाए, डेसिमल के बाद, या डिजिट्स बढ़ जाएं, तो इट शुड नॉट बॉदर द सिग्निफिकेंट फिगर। इस आधार पर इसके रूल्स डेवलप किए गए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर इन अ मेजरमेंट। यही मैंने बोला आपको, ठीक है। चॉइस ऑफ यूनिट से फर्क नहीं पड़ता। कुछ मोस्ट कॉमन रूल्स हैं। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जितने भी जीरोज होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डेसिमल प्लेस कहाँ है, ठीक है। तीसरा, इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से कम है, यानी 0 कुछ लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि जो जीरो डेसिमल के राइट में और पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जैसा कि इस उदाहरण में दिख रहा है। ये वाला जीरो जो है ये तो सिग्निफिकेंट है, किंतु ये वाले जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बोलिए समझ में आया। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, यानी नंबर के लास्ट में अगर जीरोज आए हुए हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो, ठीक है। जैसे यहाँ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 3 ही है और यहाँ भी 3 ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है तो पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। द ट्रेलिंग जीरो द नंबर विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 कैसे हुए? ना 5 हुए ना 2 हुए, 4 हुए। ये सिग्निफिकेंट होगा नहीं और पीछे वाला हो जाएगा क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे। बोलिए समझ में आया। बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 3 कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 4 हुए ना। 2 नॉन जीरो हो गए और बाकी जीरो डेसिमल के बाद आए हुए लास्ट में हैं तो काउंट होंगे। अब देखते हैं क्या हमारा रूल अभी भी फुल प्रूफ है कि अभी भी इसमें फ्लॉ है। 4.700 मीटर को हम लिख सकते हैं 470.0 सेंटीमीटर, इसी को हम लिख सकते हैं 4700 मिलीमीटर। कन्वर्ट करते जा रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं इतना किलोमीटर। आइए सिग्निफिकेंट फिगर जोड़ा जाए। इसमें कितना है? 3। अच्छा 3 दिख रहा है, जो बोल दूंगा वही सही बोल दोगे। 4। इसमें कितना है? अगेन 4, ठीक। इसमें कितना है? 2। कैसे 2 हो गया? क्योंकि डेसिमल प्लेस है नहीं।
हाँ या ना, इसमें वापस कितने हो गए 4। तो ये जो यहाँ गलती हो रही है होनी नहीं चाहिए अगर आपका रूल सही है तो हम रूल में थोड़ा और ट्विक करेंगे। कहता है इस तरह की एम्बिग्विटी यानी दोष को हटाने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर को जब यूनिट हम कन्वर्ट करें तो साइंटिफिक नोटेशन में पावर्स ऑफ 10 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। इससे क्या होगा कि जो 10 की पावर में 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और वो काउंट में नहीं आएंगे। तो जैसे आप लिख रहे थे, मान लीजिए आप लिख रहे थे अभी कितना 4.700 मीटर लिख रहे थे ना, अब आपको इसको सेंटीमीटर करना है तो आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे डेटा में, बस 10 की पावर 2 लगाते जाइए। आपको इसको मिलीमीटर करना है तो 4.700 रख के 10⁻³ लगा दीजिए, मिलीमीटर में हो जाएगा। 4.700 रखते हुए 10⁻³ लगा दीजिए तो किलोमीटर हो जाएगा। और ये 10 के पावर वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसका मतलब आपका नेट सिग्निफिकेंट फिगर जो था वही बना हुआ रहेगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट विल रिमेन 4, इट विल रिमेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए जो मैं आपको बता रहा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको चेंज करना है अगर यूनिट तो 10 की पावर लगा के आप चेंज कीजिए, ठीक है। पावर्स ऑफ 10 जो होंगे वो इररिलेवेंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन के। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? जरा इसको विस्तार पूर्वक समझ लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हम नंबर को ऐसे लिखते हैं, पहले अंक के बाद डेसिमल, ठीक। और उसका ऑर्डर अगर बताया जाए तो हमेशा 10 की पावर्स में बताया जाता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, एक तो आपने इसको लिख दिया, ऑर्डर अगर आप बताएंगी तो आप बोलेंगे 10 की पावर C, लेकिन एक कब बोलेंगी आप 10 की पावर C तब लिखेंगी जब ये 5 के बराबर हो या इक्वल हो या छोटा हो, और अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो आप इसका ऑर्डर जो लिखेंगी वो लिखेंगी 10 की पावर C+1। बोलिए समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप ऑर्डर निकालिए 0.00030079, ठीक। ये आपका प्रश्न है, प्रश्न समझ में आ रहा है? तो आप सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए 3.079, डेसिमल में यहाँ पे ला रहा हूँ 3 के बाद, तो 1 2 3 4 मैं साथ में लिखूंगा 10 की पावर -4। बोलो कैसा लग रहा है? अब बताओ ये नंबर 5 से बड़ा तो नहीं है, तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम 10⁻⁴ ही छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यही ऑर्डर अगर रहता हमें निकालने को दिया जाता, एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, और ये लिखता हूँ 0.00729, ठीक। तो हम इसको क्या लिखते हैं 7.29 इंटू 10 की पावर 1 2 3 -3 लिखते, तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर -2। -3 में 1 जुड़ जाएगा ना, जो भी पावर हो, नेगेटिव पावर हो पॉजिटिव पावर हो, 1 ऐड कर दीजिएगा अगर ये नंबर आपका 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो तो। बोलिए समझ में आया? ये पॉइंट ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। समझ में आ रही है बात कि अगर नंबर जो है डेसिमल होगा, इफ़ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। बोलो समझ में आया? ये बताया था पहले। और नंबर अगर डेसिमल के साथ है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। रूल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। अरिथमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या काम है? सबसे पहले एडिशन और इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द लीस्ट डेसिमल प्लेस। ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप इन 3 क्वांटिटीज़ को जोड़ रही हैं, याद रखिए यहाँ कोई सिग्निफिकेंट फिगर का चर्चा नहीं है, डेसिमल प्लेस की बात हो रही है। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है बताइए? 2। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 3। तो आप जोड़ लीजिए पहले, और जोड़ने के बाद अपने आंसर को जो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला है वहाँ तक ले आकर रोकना है, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक ला के आपको आंसर को रोक देना है। बोलिए समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपने इनको जोड़ा तो आपका आंसर ये आएगा, लेकिन आपको इसको कहाँ तक रोक देना है बताओ? तो इससे पहले का आप राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, है ना। तो पीछे में 2 है तो ये 8 ही रहेगा, यहाँ तक ला के आपको आंसर को रोकना है। बोलिए पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, जिसको भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, सही है, उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट जितना है जिस डेटा में है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको डेटा को एक्सप्रेस करना है। जैसे आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करिएगा तो हो सकता है आपको 1.679 कुछ भी मिल जाए, इस तरह का डेटा मिल जाए। समझ में आ रही है बात? लेकिन आप उसको रोकेंगे कहाँ तक? इन दोनों डेटा में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? इसमें है। कितने हैं? 3। तो आपको 3 तक ही रोकना पड़ेगा, बाकी को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। बोलिए पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बता दो। रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ, रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। चलिए 2.746 को यहां तक राउंड ऑफ करना है। बताइए क्या लिखेंगे आप? इसको 5 लिखेंगी?
अरे 6 है ना, 5 से बड़ा रहेगा तो बढ़ जाएगा अगला वाला, ठीक। 2.743 है, क्या लिखेंगे इसको? 2.74 ही लिखेंगी, ठीक है। अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो ये नहीं बढ़ेगा, यहाँ तक राउंड ऑफ करना था हमें। लेकिन जब एग्जैक्टली 5 रहेगा तब क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, समझ रहे हैं। तो अगर 5 है यहाँ पे, आपको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले वाला नंबर देखिए, इससे पहले वाला नंबर क्या दिखता है बताइए, इवन दिखता है ना आपको, तो ये राउंड ऑफ जो है इंक्रीज होकर नहीं होगा, 2.74 ही रहेगा। लेकिन यही नंबर रहता 2.775, आपको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। अब ये नंबर कौन सा नंबर है बताइए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 2.78 हो जाएगी। बोलिए समझ में आ रही है बात। 0 अगर होगा तो क्या होगा, 2.705, क्या लिखेंगे बताइए, 0 में भी बढ़ेगा, 0 में भी बढ़ जाएगा, 0 और ऑड नंबर में बढ़ जाएगा, इवन नंबर में नहीं बढ़ेगा। जैसे बेटा एग्जाम्पल नंबर 2.13 है, कहता है क्यूब का साइड दिया हुआ इतना, बेटा कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 4. बिल्कुल सही बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कहता है इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालिए, समझ गई। तो आपको कुछ नहीं करना, अब या तो मल्टीप्लाई करके निकालिए, जैसे निकालिए। क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है 6a², और जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है a³। ये तो आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है, लेकिन आंसर को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है कहाँ तक बताइए, ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप ये कैलकुलेट करेंगी तो वैसे आपका आंसर आएगा 311.299, और भी आगे आएंगे डिजिट्स, लेकिन आपको इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकना है, तो आप इसको लिखेंगे 311.3 तक। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीटर स्क्वायर ऑब्वियसली। इसी तरह वॉल्यूम निकालेंगी, ठीक है। ऐसे ही आप वॉल्यूम निकालेंगी तो आपको आंसर मिलेगा 373.7147 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन आपको इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकना है, तो आप इसको लिखेंगी 373.7 मीटर क्यूब। अब समझ में आया। 2.1 फॉर एग्जाम्पल, देखिए डेंसिटी निकालना है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। मास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वॉल्यूम में कितने हैं, तो डेंसिटी निकाल के कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकेंगे, 2 तक। यही 2 तक किया हुआ है, कर लीजिएगा ये आराम से। देखो ये क्वेश्चन है, ये इन्होंने डाउट पूछा है, ठीक है। ये वाला हो गया फर्स्ट पार्ट, इसमें तो केजी को ग्राम बदल के आराम से हो गया। 1 मीटर इक्वल टू कितना लाइट, ये देखो 1 लाइट ईयर जो होता है वो होता है 9 पॉइंट, भूल गया मैं, 46 इंटू 10 टू द पावर कितना था, 15 था ना, हाँ 15 मीटर। तो आप इससे 1 मीटर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 1/9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 यहाँ नीचे आ जाएगा। 1/9.46 की वैल्यू आप घर में निकाल लीजिएगा, ऊपर में 10 टू पावर -15 भेज दीजिए। ऐसे करिए, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। और कौन सा नहीं बना इसमें, लास्ट 6G वाला है ना। चलिए कॉपी खोलिए।